मैं आप सबका अभिनंदन इस बात को लेकर के भी करता हूं कि पूरे कोरोना कालखंड के दौरान जिस तन्मयता के साथ लग कर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा को ही संगठन का एक पर्याय बना करके अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अभी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है, कम हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा और इस सतर्कता को बनाए रखते हुए हम लोग जो कार्यक्रम वहाँ पर मौके पर आकर के और संवाद बना करके आपके बीच में आकर के बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग करते थे, आज हमें वर्चुअल संवाद के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, लेकिन हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके द्वारा समय पर लिए गए निर्णय के कारण पूरे देश को आज एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाने में हमें मदद मिली है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से बचाव के लिए समय से निर्णय के साथ ही देश के अंदर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए इस दौरान जिस प्रकार की घोषणाएं हुई वो अद्भुत थी, सराहनीय थी। लेकिन इस त्रासदी के दौरान हम लोगों ने अपने तमाम वरिष्ठ जनों को, प्रियजनों को भी खोया है और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने उस क्षेत्र की लोकप्रिय नेता, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण जी को खोया है और इसलिए सीट खाली हुई है। मैं सबसे पहले श्रीमती कमला रानी वरुण जी की स्मृतियों को बार बार नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक लोकप्रिय नेता थी, संगठन की विचारधारा के साथ जुड़ी हुई थी और निरंतर एक पार्षद से उन्होंने अपनी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए लोकसभा के सांसद के रूप में और विधानसभा के 2017 के चुनाव में जीतने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्होंने जो अपनी सराहनीय सेवा की है वह अविस्मरणीय है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के शुभचिंतकों, उनके नातेदार, रिश्तेदार और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। घाटमपुर क्षेत्र आदिशक्ति मां कुष्मांडा देवी के प्राचीन मंदिर से यह जुड़ा हुआ है। तमाम शैव परंपरा से जुड़े हुए स्थान भी यहाँ पर हैं और देश की स्वाधीनता की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन सुखवासी सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ और साहित्य के क्षेत्र में भी कवि भूषण की भूमि होने के नाते स्वाभाविक रूप से लोग आज भी इसकी चर्चा करते हैं। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर में कार्यक्रम लगा था और कानपुर में प्रधानमंत्री जी ने
लगभग 2000 मेगावाट बिजली के एक थर्मल पावर के प्लांट का शिलान्यास किया था, वह भी घाटमपुर का ही है। ये कार्य समय पे पूर्ण हो, लोगों को बिजली मिले, इस लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। और सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। आपने देखा होगा कोरोना के पहले भी, कोरोना के बाद भी, कोविड-19 के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को राशन मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के अंदर 18 करोड़ लोग 12 बार राशन प्राप्त कर चुके हैं। 87 लाख वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा एडवांस में देने का कार्य सरकार ने संपन्न किया। 2 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समयबद्ध ढंग से देने की कार्रवाई को भी सरकार ने किया। ये सब कार्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। डीबीटी के माध्यम से हर गरीब के खाते में, हर किसान के खाते में, हर निराश्रित व्यक्ति के खाते में, हर निराश्रित महिला, हर वृद्धजन के खाते में पैसा सीधे भेजने की व्यवस्था की गई। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इतनी बड़ी महामारी के सामने हम सब असहाय हो गए होते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमने टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया, और उस बेहतर उपयोग का परिणाम आज हमारे सामने है कि उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और हमने इस पूरी महामारी के दौरान समयबद्ध ढंग से पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मजदूरों के भरण पोषण की कार्रवाई हो, जितने भी निर्माण श्रमिक थे, जितने भी ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले लोग थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, कूली थे, पल्लेदार थे, इन सब को भी हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता दिया। लेकिन साथ साथ प्रवासी जो कामगार वापस आए थे उन्हें राशन किट और भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संपन्न किया। कोविड के कालखंड में किसानों को समस्या न हो, हम लोगों ने समय पे कंबाइन मशीन और रेपर वहाँ भिजवाने की कार्रवाई की, और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था करवाई कि चीनी मिलें जितनी भी थीं प्रदेश के अंदर, उन सभी चीनी मिलों को हम लोगों ने समयबद्ध ढंग से चलवाने की कार्रवाई की। इन्फेक्शन भी नहीं हो, लेकिन किसानों को भी समस्या न हो, इसके बारे में पूरी चिंता करने का कार्य भी किया गया। प्रवासी कामगारों का मामला हो या कोटा और प्रयागराज में जितने भी हमारे प्रतियोगी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इन सब का मामला हो, इन्हें भी सुरक्षित वापस लाने और उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की हमारी आबादी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोरोना के मामले में देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतर उदाहरण उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रस्तुत किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का इसके लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ साथ हमने विकास के कार्यों को भी तेजी लाई है। आज हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर बन रहा है, कानपुर मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, आगरा में मेट्रो का काम प्रारंभ होने वाला है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर बन रही है, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। यानी लगातार इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं महाविद्यालय बन रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से निराश्रित बच्चों के लिए उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाने की कार्रवाई हो रही है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का इसको पार्ट बनाया गया। यानी सरकार एक सकारात्मक दिशा में
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि हम लोग विकास की उस प्रक्रिया के साथ समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और ये कार्य एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सब जानते हैं यही उत्तर प्रदेश है। आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे, बिजली नहीं आती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब थी, सर्वत्र अराजकता का तांडव था और विभिन्न प्रकार से लोग त्रस्त थे। भ्रष्टाचार चरम पर था। पिछले 3-3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी। निवेश का वातावरण बना करके जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, इसमें 20 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिली। 1.5 करोड़ से अधिक यूथ को रोजगार, स्वरोजगार और स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए हम लोगों ने उस प्रकार की सुविधाएं दी। हर एक जनपद के एक उत्पाद को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ जोड़ करके वहां आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो परंपरागत हस्तशिल्प और कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रत्येक नौजवान के लिए रोजगार, स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। ये सभी कार्य लोक कल्याण के लिए थे, जनता के लिए थे, सरकार की और पार्टी की सोच का हिस्सा था, इसलिए हम करने में सफल हुए। नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से 1 राशन कार्ड 1 नेशन की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थ्योरी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने पूरा कर दिया। हर घर में एक शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी के सपने को उत्तर प्रदेश ने साकार कर दिया। 30 लाख गरीबों को मकान देने का कार्य उत्तर प्रदेश में होता है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर एक परिवार को ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वह सुरक्षित रह सके। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई। याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे और 2016-17 से लेकर के 2020 के बीच में 2 एम्स, 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना, 29 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया तेजी के साथ बढ़ने का कार्य, ये सभी आमूलचूल परिवर्तन, एक बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से दौड़ता हुआ उत्तर प्रदेश और देश के और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की अपनी एक अलग छवि को प्रस्तुत करने वाला उत्तर प्रदेश आज हर एक जवान में है। जब कोई प्रदेश आगे बढ़ता है, वहां पर विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती है, दौड़ती है, सुरक्षा का एक माहौल होता है, निवेश का एक माहौल होता है, वहां के नौजवान की ऊर्जा का उपयोग जब वहां के कार्यों के लिए किया जाता है तो उस प्रदेश के सभी लोगों का सम्मान बढ़ता है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और केंद्र और प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है, वहीं बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। हमारा संकल्प प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का है। हमारा जीवन का व्रत
प्रदेश के प्रत्येक नौजवान के लिए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उसे बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने का है। हमारे प्रदेश के लिए हम 24 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाते हैं, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सरकार उसी एजेंडे पे चल रही है, लगातार आगे बढ़ रही है, और यही कारण है बिना भेदभाव के सबको आवास मिलता है, बिना भेदभाव के सबको शौचालय मिलता है, बिना भेदभाव के विद्युत के कनेक्शन दिए जाते हैं, बिना भेदभाव के रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाते हैं, बिना भेदभाव के आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये बिना भेदभाव के वहां तो हुआ ही, कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा कि केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, अन्य राज्यों के लोगों को भी उत्तर प्रदेश में कई कई दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रख करके उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें फिर सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, यह कार्य भी प्रदेश सरकार ने किया। जब एक तरफ विकास के कार्य चल रहे हों, एक विकासपरक सोच को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हों, तो स्वाभाविक रूप से ओवरऑल परसेप्शन बदलता है वो शासन का, और वह सम्मान बढ़ाता है प्रदेशवासियों का, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का वासी अपना राशन कार्ड लेकर के, अगर उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में राशन ले सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं है, उसे राशन की आवश्यकता, अपना राशन कार्ड लेके जाएगा। अगर उस राज्य ने भी नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जुड़ गया तो वहां भी उसे राशन मिल सकता है। यानी जगह जगह जाकर राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कार्य सरकार कर रही है। और कानपुर की पहचान मां गंगा भी है। नमामि गंगे के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर में गंगा की अविरलता और निर्मलता के कार्यक्रम से स्वयं अभिभूत होकर के कानपुर प्रधानमंत्री जी पधारे थे। कानपुर में किस प्रकार से गंगा जी में आपने देखा होगा कि अब सीसामऊ नाले में एक भी बूंद सीवर गंगा में नहीं गिरता है। यानी ये है कार्य, और नहीं तो 100 वर्षों से वहां पर लाखों मीट्रिक टन सीवर प्रतिदिन गिरता था गंगा जी में। गंगा जी कानपुर के बाद तो बिल्कुल कितनी प्रदूषित दिखती थी। सरकार आस्था का भी सम्मान कर रही है, सरकार विकास के कार्य को भी कर रही है, सरकार नौजवानों के हितों के लिए भी कदम उठा रही है, और किसानों की समृद्धि के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आपने देखा होगा किसानों के हित के लिए अभी सरकार 3 प्रकार के कृषि विधेयकों को संसद से पास कराई। कैसा दुष्प्रचार करने का प्रयास हुआ। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। ये नकारात्मक सोच डेवलपमेंट को रोकती है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष के इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। ये लोग अपने समय में गरीब को राशन नहीं दे पाए, मकान नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत का राशन कार्ड नहीं दे पाए, स्टार्टअप की योजना, स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, मेक इन इंडिया की योजना को नहीं लागू कर पाए। लेकिन आज तो सरकार है। हम लोगों ने कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर का भी एक नोड बनाया है। यानी ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसलिए मैं सबसे पहले इन चीजों को आपका आह्वान करूंगा कि हमें इन सब चीजों के प्रति व्यापक कार्य योजना बना करके एक एक लाभार्थी के पास जाना पड़ेगा। देखिए, यह चुनाव है, उपचुनाव है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना है।
और इसमें हमें ध्यान देना होगा कि किसी भी स्थिति में हम लोग उस गाइडलाइन का उल्लंघन न करें जिसके कारण कहीं भी कोरोना का संक्रमण फैलता हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, किसी को छू लिया तो सैनिटाइजर से हाथ धो लेना, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक कोई दवा नहीं आती है, तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। और इसलिए बचाव के लिए स्वयं तैयार रहते हुए लोगों को तैयार करना है। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम हो पाएंगे मुझे नहीं लगता है।